डॉक्टर साहब आपका जवाब लूंगी, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताऊं कि डॉक्टर बारी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन में, और आपसे जानेंगे कि ईद के पहले दिन को आप किस तरह से सेलिब्रेट करें और लोगों को क्या मशवरा देंगे कि जबकि वबा फैली हुई है दुनिया भर में, मुल्क भर में, तो किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल मुझसे है या बारी साहब से? जी देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है सेलिब्रेशन, तो खैर ये मौका तो नहीं है सेलिब्रेशन का। हाँ, ये खुशी ज़रूर है कि रमज़ान का एक महीना मिला लोगों को इबादत का, मुसलमानों को इबादत करने का, रोज़ा रखने का, और अब रोज़े पूरे हो गए तो उसकी एक खुशी ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हुआ है, खैर खूबी से गुज़र गया है। लेकिन ईद की इस दिन मैं अपने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तमाम मेंबरान की तरफ से उनको मैं ज़रूर याद करूँगा कि वो जो डॉक्टर्स हमारे 14 या 15 डॉक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अपने फ़राइज़ के दौरान इंतकाल कर गए और कोरोना वायरस से मुकाबला करते करते हार गए और वो शहीद हो गए। उनकी फैमिली के साथ हम आज के दिन उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो कि इंतकाल कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत करे। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और तमाम हेल्थ वर्कर को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि अभी भी इस वक्त भी मुख्तलिफ कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में मौजूद है और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं उनको भी तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईद इस दफ़ा बड़ी मुख्तलिफ है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही रिवायत से हटके हमें सारा कुछ करना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं। लिहाजा अस्पतालों में ख़ासकर अगर देखा जाए तो कराची में भी और पाकिस्तान के दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं कुछ ऐसे जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि हमारे पास कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए जगह नहीं है, ना ही इमरजेंसी में, ना ही हम उसको एडमिट कर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल हमारी पैदा हो गई है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अगर यही सूरत हाल हमारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहे तो हमें परेशानी इस बात की है कि हम जो है वो किस तरह से इसे मैनेज करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी भी हजारों लोग इस वक्त घरों में आइसोलेशन में हैं। अगर ये घर पे नहीं होते तो फिर क्या होता। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स बुश समेत बहुत सारे मरीजों को हम मॉनिटर कर रहे हैं उनके घर पे ही रहते हुए, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिनाउंड हैं जिनको मैं नाम नहीं ले सकता, और वो घर पे उनको आइसोलेट किया गया है। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त ऐसा मौका है कि लोगों को समझाना है कि देखें इस वक्त आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को आप हिफाजत करें अपनी जान की, और अपने साथ साथ अपने प्यारों की भी आप हिफाजत करें। ये कोरोना वायरस अगर आपने डॉक्टर भाई साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर कैसर सज्जाद कह रहे थे कि ये ईद हर ईद की तरह नहीं है, रिवायत से हटकर ये ईद है, क्योंकि पूरी कौम जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रही है। आप क्या कहेंगे आवाम से कि वो इस ईद को किस तरह गुजारे, घरों पर रहें और महफूज रहें, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं इत्तेफाक करूँगा इनसे। और ये देखें, एक तो कोरोना, फिर उसके बाद एक दिन पहले हमारा ये जहाज़ का हादसा हुआ है, काफ़ी 100 के करीब लोग, 90 के करीब, 92 लोग शहीद हुए हैं इसमें। तो इसलिए तो ये तो वैसे ही सिंपल बनती है, लेकिन कोरोना के लिए लोगों को मेरी सबसे खास है कि घरों पे रहें और बिना ज़रूरत घर से ना निकलें, क्योंकि ये मैं भी अपने गया था लोगों को, अपने स्टाफ को थोड़ा सा वक़्फ़ करने के लिए कि जाके उनके साथ ईद की थोड़ा सा मुबारकबाद दूँ, लेकिन मरीजों को देखने के लिए वहाँ पर भी इमरजेंसी में रश है और उनके चेहरे पे परेशानियाँ हैं। वो है, रिक्वेस्ट है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें
अगर अपने मुल्क की खातिर नहीं, शहर की खातिर नहीं, मोहल्ले की खातिर नहीं, अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर अपने आप को घरों पर लॉकडाउन नहीं रोक सकता जब तक कि सेल्फ लॉकडाउन ना हो। बिल्कुल बारी साहब, हम खुद भी बोल के इस प्लेटफॉर्म से बारहा लोगों को ये कह रहे हैं कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहें और कोशिश करें ईद को घर पे ही सेलिब्रेट करें, ज़्यादा ना लोगों को मिले। बच्चों की अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स की जानिब कहते हैं कि हमें लेकर जाओ, क्योंकि हर ईद हम देखते हैं कि बच्चे पार्क्स जाते हैं, झूला झूलते हैं, एंजॉय करते हैं अपने तौर पर। तो बच्चों को किस तरह से, उनको किस तरह से अवेयर किया जाए? 2 माह हो चुके हैं, एक लंबा अरसा गुजारा है उन्होंने और अब तो ईद है, तो किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग की जाए इस मौके पर? देखिए, इसमें वालिदैन का बड़ा रोल होता है, उनको इंगेज करें इस तरीके से। देखिए, जब बच्चे जो है ना बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन जब देखेंगे कि वालिदैन भी जो है ना वही रोल मॉडल तो वालिदैन होते हैं, अगर वही इस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे होंगे, बच्चे यही कहेंगे ना कि जी आप कोरोना वायरस आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। तो इसलिए जब तक खुद माँ बाप इस पे अमल नहीं करेंगे तो बच्चों को, और फिर बच्चों को मोटिवेट करना कोई इतना मसला नहीं होता है। आप उनके साथ इंगेज करें, बैठें, उनके साथ सोशलाइजेशन करें अपने। और ये मौका बड़ा अच्छा है कि 2 महीने के हम लोग इतनी मसरूफ ज़िंदगी में सब लोग मसरूफ है माश की खातिर, तो उसके लिए इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप को, हम तो बच्चों को मुख्तलिफ नए तरीके, देखिए माएँ और बाप वालिदैन जो है ना बच्चों को मिला सकते हैं हर तरीके से, तो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद अमल करें, खुद रोल मॉडल बने, तो बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन समझाने का तरीकाकार होता है, और वालिदैन बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं बच्चों को। उनका बड़ा रोल पहले ये था कि बच्चे इन्फेक्शन हुआ, बच्चा वो भी पॉजिटिव आया, न्यू बॉर्न बच्चा वो भी पॉजिटिव आया, कहीं से हमारे पास आया था। और छोटे बच्चों में अब काफ़ी तादाद होती जा रही है जिनको कोरोना इन्फेक्ट कर रहा है। पहले हम सब लोगों का ख्याल ये था कि बच्चों में इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अब जो डेटा आ रहा है उसमें बच्चे भी काफ़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे भी काफ़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं। कैसर सज्जाद साहब, जैसा कि डॉक्टर बारी ने कहा कि वालिदैन का किरदार जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर बच्चों को समझाना है कि वो बाहर ना निकलें और पार्कों का रुख ना करें, वो घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि ईद की ख़रीदारी के दौरान बच्चे, बड़े, ख़वातीन सब निकले, सब ने ख़रीदारी करी, बाज़ारों में एक हुजूम रहा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वालिदैन को ये रोल मॉडल नहीं होना चाहिए था कि वो बच्चों को समझाएं, घर में रहें, बाहर ना निकलें, ताकि इस वबा से महफूज रहा जा सके? जी हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा बारी साहब से कि ये रोल मॉडल जो है ना हमारे बड़े होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, और वो वही ऐसा काम करें कि जिससे कि बच्चे जो है वो अपने वालिदैन को, अपने बड़े को देख के वो फौरी तौर पे समझ जाते हैं। फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन घरों में कुछ रिलीजियस का माहौल होता है तो उनको उस तरफ राग़िब किया जा सकता है। बहुत सारे घरों में जो है वो एजुकेशनल माहौल होता है तो उसमें ज़्यादा, लेकिन अगर सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को बांट दिया जाए, बच्चों को इंगेज किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है वो बड़ों की बात समझ जाएंगे। और ये बहुत बुरा हुआ है कि जो पिछले दिनों ये जो बाजारों में पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा कि पेरेंट्स गोद में बच्चों को लेके और बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, और ये सारे वो छोटी दुकानों के अंदर हो रहा है। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये लॉकडाउन इसलिए खोला गया था कि शायद जो हमारा जो ऐसा तबका था जो कि जिनको परेशानी थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतना रश और इतनी बेएहतियाती और इतना केयरलेसनेस जो कि मैं समझ नहीं सकता। इसकी मेजर वजह यही है कि लोगों में शायद ये बड़ा कंफ्यूजन रहा है, और अभी भी है, और हम समझते हैं कि काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि शायद ये कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, और कोरोना जो है वो ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी है, और शायद डॉक्टर्स भी इसके अंदर मिले हुए हैं, और ये कुछ नहीं है। तो लिहाजा हमने देखा कि किसी भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया गया, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई फासला रखा गया। और यही हाल आज मैंने देखा ईद की नमाज में, जो कि बहुत हमें अब मजीद खौफ है कि आगे जो 7-8 दिन हमारे हैं, यानी कि पहला हफ्ता जो जून का है वो हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम ला सकता है। और अल्लाह करे कि हम जो कह रहे हैं वो ऐसा ना हो, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। और जिस तरह हम कह रहे थे,
اب ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم تو اب کم کہتے ہیں، لیکن ہمارے سرکاری لوگ اور دوسرے لوگ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے اور لوگ احتیاط کریں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم جو پہلے کہتے تھے وہ اب سرکاری لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک بات اور میں اس میں ایک افسوس کرنا چاہوں گا کہ جو باری صاحب نے ایک بہت بات کہی تھی، جو پرسوں ہمارا جہاز جو پی آئی اے کا کریش ہوا ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ دن ہے فرائیڈے کا۔ اس میں ہماری ایک بہت سینئر پیڈیٹیشین بچوں کی ماہر ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر یاسمین اکوانی، وہ بھی انتقال کر گئی ہیں اور 97 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے فیملی کے ساتھ بھی ہم ان کے ساتھ بھی کنڈولنس کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک یہ جو ناگہانی افات اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، یقیناً اندوناک ثانیہ ہے۔ ڈاکٹر باری، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جب لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا تو لوگوں نے بڑے سختی کے ساتھ ایس او پیز پر عمل درآمد کیا، اور اگر ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ تھا اس دوران لوگ گھروں سے نکلنے میں بھی تھوڑا پریشان ہو رہے تھے، نہیں نکل رہے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کورونا کا، جس کی وجہ سے وہ باہر نکل رہے ہیں، ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے انفارچونیٹلی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، کانسپریسی تھیوری اور پتہ نہیں یہ وہ اس نے اتنا ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا لوگوں کے اندر۔ مجھے بڑا ایک افسوس ہوا تھا، کسی نے یہ کہا کہ دیکھے میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھے جی سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے جہاز پہ لوگ آئے، لیکن وہ بھی ہو گیا تو ہمارا بھی کیا کس کا کیا پتہ۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب جو خاندان جن کے بچے، جن کے بزرگ، جن کے بچے اس میں شہید ہوئے ہے ان کے لیے کہ انسپائٹ آف، لیکن جو وقت مقرر ہے جیسے مقرر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے طریقے سے، کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتا، دیکھیں یہ سب ایک کرب سے گزریں گے ساری زندگی، یہ یاد رہیں گی، اپنے پیاروں کی یاد رہے گی ان کے اندر، لیکن کوئی اس کرب کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا کہ ان کے والدین ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے کورونا وائرس میں مبتلا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اور ایسا ہے بھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے اور موت برحق ہے، اور جو دن مقرر ہے موت کا اس دن موت آ جانی ہے، تو یہ سوچ کر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ جب مرنا ہوگا مر جائیں گے، تو ایسے لوگوں کی کس طرح سے کاؤنسلنگ کی جائے؟ کیونکہ ایسے لوگ جب احتیاط نہیں کریں گے کیسز بڑھتے چلے جائیں گے اور وبا مزید پھیلتی چلی جائے گی۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لوگوں کے یہ بہت ہی لوگوں کا وہ ہے، لیکن کیا ان لوگوں کو جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسپتال ہی آتے ہیں نا، تو توکل تو پھر یہی ہے کہ جب برحق ہے تو کوئی دوائی استعمال نہیں کروں میں، ٹھیک ہے نا، پھر دوائی کیوں استعمال کرتے ہیں، کیا کوئی احتیاط کیوں کرتے ہیں کسی چیز کی، گرمی میں کیوں نہیں باہر نکلتے، کیوں ساری چیزیں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اللہ میاں نے تدبیر کے لیے کہا ایک تدبیر اختیار کرو، تقدیر ہے لیکن تدبیر اختیار کرنا اگر نہیں کرتے تو یہ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ کو تمام تدبیر کسی کو پتا تو نہیں ہے نا کہ کس وقت ہوگا، یہ تو وقت کسی کو نہیں پتا، یہ دو چیزیں ایسی جن کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اپنی تدابیر سب اختیار کرتا ہے آدمی، کوئی چیز ایسی نہیں کھاتا کہ جس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر سب چیز آدمی کھائے، پھر جو بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہ کرے، تو یہ صرف اس کی خاطر کہ صرف اس چیز کے لیے جس پہ سب کو پتا ہے کہ جانے سے پھیلے گا، باقیوں میں تو شاید ہو یا نہ ہو، اس میں تو سب کریں گے، لیکن اس کے لیے اس پہ کیوں پتہ نہیں اس کو اینٹی کیوں لے رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسی غلط بات کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے میں نے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز اور یہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے یہ فرنٹ لائن ہے، یہ فرنٹ لائن نہیں ہے، یہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، فرنٹ لائن کمیونٹی ہے، کمیونٹی نے اگر بیہیو نہیں کیا اور فرنٹ لائن ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد سارے پریشر یہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس پہ پڑے گا، اور خدا نہ خواستہ یہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس اگر ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر کیسر آپ سے بات کرنا چاہوں گی، عبدالباری صاحب نے یہ فرمایا مشکلات کے حوالے سے کہ ڈاکٹرز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان 2 ماہ میں جب سے یہ وبا آئی ہے، بیڈز کی کمی، وینٹیلیٹرز کی کمی، اور پھر اچانک سے اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اور اتنے سارے مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنا، مزید مشکلات بڑھ گئیں، اور اب جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی کیسز بڑھ گئے، اور اگر آگے بھی اسی طرح سے نرمی کی جاتی ہے اور کیسز بڑھ جائیں گے تو مزید مشکلات ہوں گی۔ بالکل کیسر صاحب اسی سوال میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس وقت ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے، کتنے بیڈز جو ہیں وہ خالی ہیں یا اس وقت جگہ ہے بھی یا نہیں ہے؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो बारी साहब ने बोला है ना कि जी असल जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इनको बचाना चाहिए मेरे ख्याल में, और उनको इस तरह से बचाया जा सकता है कि इस वक्त जो मैं सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे पूरे पाकिस्तान से इस वक्त फिर दोबारा शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि जो उनको पीपीई मुहैया हो रही है या जो भी कहीं से भी मिल रहा है, वो उसकी क्वालिटी बड़ी वीक है और बहुत ही जो कहा जाता है कि WHO कहती है कि 70 GSM का जो गाउन उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल हल्का सा वो हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो पहन के ड्यूटियां कर रही हैं। तो इस वक्त तकरीबन 1200 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए हैं और वो अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये तमाम आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और डॉक्टर्स इन्फेक्ट होकर घर बैठ जाते हैं, तो फिर ये मरीज बढ़ते चले जाएंगे और मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टर्स की कमी होती है। फिर क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर जो क्रिटिकल पेशेंट आएंगे वो फिर वेंटिलेटर पे उनको जरूरत पड़ेगी, और वेंटिलेटर अगर मौजूद भी है लेकिन उसको चलाने के लिए हमारा जो ट्रेन स्टाफ है वो इन्फेक्ट होकर घर बैठा हुआ है। फिर क्या होगा? इस वक्त जो सूरत हाल है, कम से कम 80 से 85% जो है अस्पतालों में बेड्स अभी ऑक्युपाइड हो चुके हैं। कुछ जगहों पे तो बिल्कुल 100% बेड ऑक्युपाइड हो चुके हैं। तो इन हालात में अगर सारी ये जो बीमारियां हमारी कोरोना वायरस की वो अगर बढ़ती हैं, उनके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं और उनमें ज्यादातर अगर क्रिटिकल कंडीशंस वाले आते हैं तो आपके पास वेंटिलेटर की शॉर्टेज है, आपके पास टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज है, आपके पास डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस की शॉर्टेज है, और अब हमारे पास जो है बेड की भी शॉर्टेज होती चली जा रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे एक अस्पताल में बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है कि अब हम कोरोना के पेशेंट ना ही इमरजेंसी में देखेंगे ले सकते हैं, ना ही एडमिट कर सकते हैं। तो अस्पताल के बाहर अब बोर्ड लगाया जा रहा है कि हमारे पास जगह नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये मेजॉरिटी अस्पताल ने अगर ये लगा दिया तो फिर क्या होगा, हमें ये सोचना है। लिहाजा हम यही समझते हैं, हम सब डॉक्टरों की मुतफ़क़ा राय यही है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और मेरे वालिद ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक अहम खबर है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरोना से मुतालिक एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि सूबे में 10 बरस तक के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई है। सिर्फ 20 रोज में ये तादाद जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद भी बताया कि बच्चों को किसी और ने नहीं, हमने खुद मुतासर किया है। हम बाहर जाकर कोरोना घरों में जो है वो लेकर आए हैं। बारी साहब, जैसा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि अब 788 बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं कोरोना की वबा से, आप क्या समझते हैं इन बच्चों की जिम्मेदारी अब किस पर आयद होती है? क्या घर वाले की जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि जी और मेरी रिक्वेस्ट भी ये थी कि लोग इस तरह में न रहें। और ये 788 तो जो रिपोर्टेड होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको टेस्ट नहीं कराया होगा, लोग लेके नहीं गया होंगे, क्योंकि एक किस्म का खौफ भी लोगों के अंदर खामखा आ गया है। तो इसलिए मेरा वही है कि वालिदैन और उनके बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इसका ख्याल करना चाहिए। और मैं मुतबार रहता हूँ लोगों से, हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ कि खुदारा आप लोग जो है ना एहतियात करें। और इसके लिए ये हम कोई ऐसा पैनिक नहीं फैलाना चाह रहे, लेकिन ये कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जी खुदारा, ये रिक्वेस्ट करने का और सेल्फ लॉकडाउन के अलावा कोई तरीका नहीं है। खुद एहतियात करें, खुद एहतियात करें। बिल्कुल, खुद ही एहतियात करनी है और खुद ही महफूज रहना है अगर कोरोना से बचना है। डॉक्टर कैसर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईद के बाद से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी कर दी जाएगी। अभी हमने देखा कि 1 हफ्ता या उससे ज़ायद अंदाज़न जो नरमी की गई उसमें केसेस बढ़ गए। अगर मज़ीद नरमी होती है और केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर सूरत हाल मुश्किल होगी। तो इस सूरत में आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को ख़ास तौर पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं ना, अब मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो चुकी है। ये बात जब मार्च में सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया था, कर रहे होते हैं स्टेप वाइज, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जो हो चुकी गलती और मजीद गलती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है।
اب آپ خود ابھی رپورٹنگ آپ نے کی ہے, آپ نے اپنے رپورٹر کی خبر سنائی ہے کہ 700 سے زیادہ بچے جو ہے انفیکٹ ہو چکے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے ایسے سرکاری لوگ ہیں جن کی آپ کے پاس خبر نہیں ہے اور نہ ہی وہ خبر نشر ہو رہی ہے. وہ بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ گھر پہ آئسولیشن میں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزید لوگوں نے, اگر حکمران نے تو ساری ذمہ داری عوام پہ دے دی ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی طرف, آپ کے توسط سے, کہ دیکھیے 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کرنا اپنے آپ کو خود کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ اب اگر کوئی انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو خود 14 دن کے لیے آئسولیشن میں جانا پڑے گا. یعنی کہ وہ بھی ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں شکایت ملتی ہے کہ جی اس کو آئی سی یو میں رکھا گیا اور آئسولیشن میں رکھا گیا یا کوارنٹائن میں رکھا گیا, تو وہاں بہت ساری تکالیفیں اٹھانی پڑتی ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا مظاہرہ یہی ہے کہ ہم بجائے پہلے بعد میں آئسولیشن وارڈ میں جائیں اور پوری فیملی ڈسٹرب ہو جائے, تو پہلے کیوں نہ ہم لاک ڈاؤن میں رہیں, 14 دن اپنے آپ کو رکھیں اور پورے لوگ گھر میں بیٹھ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت اس میں بہتری آ سکتی ہے, نمبر آف کیسز کم ہوں گے. اور یہی ہوتا ہے فارمولا, یہ WHO کہتی ہے کہ جب نمبر آف کیسز بڑھنے شروع ہو جائیں تو آپ لاک ڈاؤن کریں سختی والا, اور جب نمبر آف کیسز کم ہو جاتے ہیں, گراف ہمارا ٹھیک ہے, نمبر آف کیسز جب بڑھیں تو پھر لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا چاہیے. ڈاکٹر باری, جیسا کہ ڈاکٹر کیسر کہہ رہے ہیں کہ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو اس وبا کو سمجھ ہی نہیں پا رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی وبا نہیں ہے اور یہ جو ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ باہر نہیں نکلیں اور باہر جائیں گے تو آپ کو وبا لگ جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بھائی وبا ہے, باہر نہ نکلو, یا آپ کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں, اس میں ہم سب کا رول ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے گورنمنٹ ہے, چاہے میڈیا ہے. ہم سب کو مل کے یہ لوگوں کو باور کرانا ہے اور بار بار ہیمر کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ایسی ہے. جب تک یہ بار بار نہیں کہیں گے اور ایک ہی بار میں نہیں کہیں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اب جو بات یہ ہے کہ سیلف لاک ڈاؤن, خود احتیاط کریں, کیونکہ اب وہ بات نکل چکی ہے. ہم تو دیکھیں, ہمارا کام ایز اے ڈاکٹرز, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ آگاہ کر دیں. دیکھیں, بہت سارے مریض آتے ہیں ہمارے یہاں, کو کہتے ہیں سگریٹ نہ پیے. اب وہ میں گھر پہ بیٹھ کے ان کے ہاتھ کو نہیں روک سکتا, میں ان کے جو ہے نا وہ فل ٹائم 24 آور تو مانیٹر نہیں کر سکتا کوئی بھی نا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو بچے بھی ہیں, بچے اپنے والدین کو, بچوں کو زیادہ موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے والدین کو کہیں کہ جی خدا را باہر نہ نکلیں, آپ نہ دیکھ لیں. کیونکہ بچوں کی بات, اور خاص طور پر بیٹیوں کو کہوں گا کہ بیٹیوں کی بات ضرور سنتے ہیں ماں باپ اپنی, کہ وہ لوگ ان کو کہیں کہ جی آپ نہ نکلیں, ہماری خاطر نہ نکلیں, اپنے ہمارے دادا کی خاطر, نانا دادی کی خاطر, نانی کی خاطر نہ نکلیں. تو یہ ہر ایک نے, بچوں نے بھی اپنا رول, اور بچوں کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. بچوں کی بات سنتے ہیں تو, اور بچے سن بھی رہے ہوں گے وہ پوری, اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا اس وبا کو ختم کرے. ہم سب کو ہر ایونیو کو, ہر اینگل پر اٹیک کرنا ہوگا, تب جا کے یہ چیزیں, یہ پریونشن ہوگی. اگر سب نے نہیں کیا تو کہیں پر بھی لیکن نہ رہ گیا تو وہ چیز نہیں ہو سکے گی. اس لیے سب کو, میڈیا کو, اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہوں گا مزید کریں, چاہے ہر پروگرام میں, چاہے کسی قسم کا بھی پروگرام ہو, اس میں ضرور یہ کہ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اس پہ کرے کہ احتیاط کریں, گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں, اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کریں. اور یہ انشاءاللہ یہ اس چیزوں سے ہو جائے گا. جیسے پروفیسر نے بہت خوب کہا تھا کہ جی جب اسپتال میں جب جاتا ہے نا, کووڈ میں جب آئسولیٹ ہو جاتا ہے, نہ کوئی رشتہ دار مل سکتا ہے. میرے پاس روز کسی کے آپ تھوڑے سے ہم کو دکھا دیں, بات کرا دیں, بلا دیں, لیکن وہاں پر اتنے زیادہ جراثیم ہوتے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے. تو اسی لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس تکلیف میں گھسیں, بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس تکلیف میں جانا نہ دیں. تو یہ عقل بندی کا تقاضا تو یہ ہے. اب کون استعمال کے, انفارچونیٹلی پڑھے لکھے لوگ بھی یہ نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی پڑھے لکھے لوگ اس کو اور زیادہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. عام عوام شاید سمجھ بھی جائے, لیکن پڑھے لکھے جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کا بڑے افسوس ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کل ایک موبائل فون کے کئی کام سے گیا تو وہاں پر دکان, وہ فون میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ یار تم نے ٹیسٹ کرایا, یہ چیک کر لو, یہ خواہ پازیٹیو کر دیتے ہیں. اب کسی اسپتال کو یا کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے لیے ایک اور
کہ आ बैल मुझे मार, मेरे पास वैसे ही जगह नहीं है और एक और मरीज को मैं ले लूँ, तो उसमें कितनी नफलों का सवाब मिल रहा है। हम तो आपकी खातिर, एक खूबसूरत बात हमारे से आपने कही, हम अपने मेडिकल स्टाफ जो हेल्थ केयर स्टाफ ये कह रहा है, हम आपकी खातिर अपने घरों से बाहर बिल्कुल। निकले। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, जिस तरह आप टेस्ट के हवाले से बता रहे हैं कि एक जगह से टेस्ट करवाओ, या जो लोगों की ये राय है कि ये खुद से केसेस बना देते हैं पॉजिटिव, ऐसी भी खबरें हैं। डॉक्टर कैसर, आपसे जानना चाहूँगी किट्स के हवाले से कि एक जगह से जब टेस्ट करवाते हैं तो नेगेटिव आता है, एक जगह से पॉजिटिव आता है, तो किट्स में भी कोई इस तरह की इस बात में कितनी सदाकत है कि ऐसा भी कुछ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए ये एक टेक्निकल मामला है, और जैसा कि बताया जाता है कि ये जो PCR है, जो कि कंफर्मेशन होती है इस PCR के ज़रिए, और वो नाक के ज़रिए एक स्वाब लेके उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसमें 65% इसकी ऑथेंटिसिटी है, 100% नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जिस आदमी का कोरोना एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाए, उसको कभी भी ये जुस्तजू नहीं करनी चाहिए कि वो कहीं और से कराए और जाकर ये कोशिश करे कि मेरा नेगेटिव क्यों नहीं आ जाता, वो लैब ढूंढो। तो मैं समझता हूँ कि वो खुशनसीब आदमी है कि जिसका कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। क्यों कि अगर उसको पता चल जाता है कोरोना पॉजिटिव है, तो अपनी तमाम आइसोलेशन में रह के वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, आराम करे, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है, तो वो मैं समझता हूँ वो बदकिस्मत आदमी है कि उसको सिम्टम मौजूद है लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो खतरे में है, उसको दोबारा कराना चाहिए। लेकिन अगर वो फ्री हो जाता है कि चलो भाई हमारा तो नेगेटिव आ गया, फलां इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है कि फलां रिपोर्ट हमें फलां लैब ने गलत रिपोर्ट दी, फलां ने सही रिपोर्ट दी। ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं कि जो नेगेटिव आया है वही सही है और जो पॉजिटिव आया वो सही नहीं है? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जो पॉजिटिव आ गया है तो उस पे उसी को समझ के आप एहतियाती तदाबीर अपना लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, रेस्ट करें, एक ही कमरे में रहें, तो आप 14-15 दिन के बाद आप बहुत स्ट्रांग आदमी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बात को ढूंढने के लिए निकलेंगे कि भाई मैं पॉजिटिव कैसे हो गया, ये तो गलत रिपोर्ट हो सकती है, मैं नेगेटिव, तो ये बदकिस्मती होगी हमारी। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसके पीछे ना भागें लोग। ये जरूर 100% ऑथेंटिक नहीं होता है। ठीक है, लोगों को ये समझने की जरूरत है। डॉक्टर बारी, आपकी जानिब आऊंगा। जैसे कि डॉक्टर कैसर सज्जाद प्रोग्राम के आगाज में बता रहे थे कि अब तक 15 डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए, अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए इस वबा का शिकार होकर जाँ बहक हो गए। आप ईद के इस मौके पर उनकी फैमिलीज से क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो मैं थोड़ी सी बात कैसर सज्जाद की, एक बात को मैं थोड़ा सा सेकंड करूं कि ये जो पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद वो क्योर हो गया, और उसके बाद 10-15 दो हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो शख्स बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि कुछ मरीज कोविड के ऐसे होते हैं जिनसे उनका प्लाज्मा जो है ना उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वही लोग जो पॉजिटिव हो गए थे फिर क्योर कर गए और 2 से 3 हफ्ता गुजर गए हैं, वो खुद वॉलंटरीली अस्पतालों में जाके अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो मरीज़ हैं, जो एक सेक्शन ऑफ मरीज़ है जिसमें ये काम करता है, वो इसमें इस्तेमाल हो सके। मैं तमाम जैसे जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी इस दौरान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ, उनके गम में उनकी फैमिलीज के साथ हैं, हम दुआगो हैं। वो खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिनके बच्चों को शहादत नसीब हुई है और वो जन्नत में उनके लिए बड़े दर्जात हैं, उनके लिए भी और वालिदैन के लिए भी। आप जब उनसे मिलेंगे तो उनके हौसले बहुत बुलंद थे। वो लोग तो इस किस्म की बातें कर रहे थे कि हमारा को और अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी शहादत देनी होती तो हमको होंगे। हम उनके सबके साथ है। अभी मैं हॉस्पिटल में था, सुबह इसीलिए गया था कि अपने तमाम स्टाफ के साथ यकजहती का 1-2 घंटे में वहाँ रहा, यकजहती का उनका मोरल बुलंद करूँ। और मैं समझता हूँ कि बड़े खराज तहसीन के लोग मुस्तहिक हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहे हैं, ईद के दिन भी अपनी ईद को करके छोड़ के अपने बच्चों से नहीं मिलते, घर जाके दूर रहते हैं उनसे, क्योंकि उनको ये खतरा ना हो कि उनको इफेक्ट हो जाए। कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने घर भी नहीं जा रहे, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं ताकि ये इस मर्ज से निकलें तो वो करेगा। तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, ये नहीं कि अपने आप को एक्सपोजर देना, अपने आप को रिस्क में रखना, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से दूर रहना, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस वबा को
मुल्क से वो तमाम को इससे निजात दिलाए और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ जैसे हम पहले थे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब आपका और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपका कि आप दोनों ने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।